कभी कभी लगता है कि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा इंतज़ार में रहता है। कभी कुकिंग, कभी सफाई, तो कभी कपड़ों की धुलाई। घर के काम तो ऐसे ही रहते हैं, असल फ़र्क पड़ता है कि हम उन्हें करते कैसे हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन, जहाँ मैंने सीखा कि थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदगी को कितना आसान बना देती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी बाहर। अच्छा, मैं जब सफाई का काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले अपना टेरेस और सहन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मुझे अपने रग्स और मैट्स भी वॉश करने थे, उनको वॉश करके सहन वगैरह साफ़ किए, शू रैक अच्छी तरह से क्लीन किया है। तो उसके बाद मैं फ़्री होके आ गई थी अंदर। और मुझे लगता है सफाई तभी आसान लगती है जब हम उसे बोझ नहीं समझते। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जिन कामों को बोझ समझकर हमने बहुत ज़्यादा डिले किया होता है, अगर आप उनको करने का इरादा कर लेना तो आपके हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे और ईज़िली वो आपका काम हो जाता है। और मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि आज मैंने कुछ ना कुछ एक चीज़ लाजमी डीप क्लीन करनी है। तो ये सोफ़ा कम बेड मेरे लाउंज में पड़ा होता है। अच्छा, इसके अंदर जो स्टोरेज बॉक्स होता है उसमें मैंने वो चीज़ें रखी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं लेकिन डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती, जैसे ट्रैवलिंग बैग्स हैं, शोल्डर बैग्स हैं, इसके अलावा शॉपिंग बैग्स हो गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैंने इसमें रखी होती हैं। इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके इसमें सारी चीज़ें दोबारा से अरेंज करके रख दी थी। मुझे लगता है अगर सुबह का वक्त आपका तरतीब से गुजरता है, आप बिना मोबाइल यूज़ किए अपने कामों को टाइमली मैनेज कर लेती हैं ना, तो आपका सारा दिन प्रोडक्टिव हो सकता है। ये छोटे छोटे काम हैं लेकिन ये अगर आदत बन जाते हैं ना, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़र्क लाते हैं। डस्टिंग ना हमारी सफाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाख आपने अच्छे से फ़र्श साफ़ किया हो, चमकाया हो, जब तक आपकी चीज़ों पे डस्ट पड़ी हो ना, तो आपकी सफाई ही नहीं लगती। और आजकल हमारे घर के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी रोज़ ही होती है और डेली बेसिस पे अच्छा खासा डस्टिंग पे टाइम लग जाता है। तो आज मैंने सबसे पहले जो है झाड़ू देने के बाद अच्छे से डस्टिंग की है। ये डाइनिंग टेबल पे मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और इसका रनर भी मैंने चेंज कर दिया है। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी माइनर अगर आप चेंजेस कर दें, कुशन कवर चेंज कर दें, बेडशीट चेंज कर दें, आपको खुद ही बड़ी फ्रेश फीलिंग आती है। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं हाई स्टोर पे गई थी और मैंने वहाँ से क्या परचेज़ किया, और वहाँ से मैंने परचेज़ की थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसकी फुल प्राइस, फुल रिव्यू इंशाल्लाह इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सफाई का सारा काम मैंने डन कर लिया था, सिर्फ ये बच्चों का रूम और वॉशरूम जो है वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं डीप क्लीनिंग के चक्कर में पड़ी तो मेरा बाकी सारा काम जो है वो डिले हो जाएगा। और इसी वॉशरूम में मैंने जो है वो ये मशीन फ़िट कराई थी, उसमें ऑलरेडी सारा कनेक्शन वगैरह मैंने रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ये सारा बिखरावा समेटा है, उसके बाद ये मैं बच्चों के बेडरूम की बेडशीट्स भी चेंज कर लूँगी। और बच्चों के रूम की बेडशीट्स एक तो लाइट कलर की थी और वैसे ही बड़ी जल्दी मैली सी हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि बेडशीट चेंज करना ना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक थेरेपी की तरह है। आप खुद से एक्सपीरियंस करके देख लें कि अगर आप एक मेसी और बिखरे हुए रूम की बजाय एक नीट एंड ऑर्गेनाइज रूम में बैठे हों तो आप ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। और ये है जी, वॉशरूम में मेरी मशीन फ़िट हो चुकी थी और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे गाइड कर रहे थे कि इसके कौन कौन से फंक्शन है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी जो है वो 15 kg है। और मुझे लगता है चीज़ कोई भी हो आपके घर में, अगर आप उसको केयरफुली यूज़ करते हैं ना, तो उसका यूजेज प्रोलॉन्ग होता जाता है। तो इसके सारे फंक्शंस मैंने अच्छी तरह से समझ लिए थे। अच्छा, बहुत अरसे से मैं ये प्लान कर रही थी कि मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीदूँ। एक तो मुझे लग रहा था कि प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, लाख से अबव ही होगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी डिस्काउंट प्राइस में मिली। अच्छा, फ्रंट लोड और जो है टॉप लोड, उनकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। और मैंने हमेशा यही सोचा हुआ था कि जब भी मैं लूँगी तो बड़े साइज़ की लूँगी, क्योंकि छोटा साइज़ मुझे लगता था कि कंफर्टर तो एटलीस्ट जो समर कंफर्टर है ना, वो आप इजीली इसमें वॉश कर सकें। फिर क्या ही फ़ायदा मशीन लेने का कि अगर आपने हाथों से ही हर चीज़ धोनी है जो बड़ी चीज़ें हैं। तो माशाल्लाह इसका साइज़ इतना है कि इसमें आप इजीली समर कंफर्टर जो है वो वॉश कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन इस मशीन को लेते हुए इसके यूजेज में जो केयर करनी है कि आपने कभी भी इसको ओवरलोड नहीं करना।
और दूसरा आपने इसको ड्राई जगह पे रखना है, इसके इर्द गिर्द पानी नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने अपने वॉशरूम में करवाया था और वॉशरूम में मैंने जो शावर वाला मेरा एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन उस पे शावर कर्टन या ग्लास वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। लेकिन अब इस मशीन को लगवाने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे वो कर्टन लगवाना पड़ेगा। तो साथ ही मशीन फिट हुई थी तो मैंने कहा आज इस वॉशरूम को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके फिर इसको ड्राई कर दूँगी। अच्छा, वॉशरूम में मेरे दोनों वॉशरूम में शावर एरिया जो है वो सेपरेट है, इस वजह से जो मेरे वॉशरूम है ना वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं। और दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आप वॉशरूम के जो शूज़ हैं ना वो लाजमी अलहदा रखा करें, और शूज़ भी बाहर मैट पे रखने के बजाय ना वॉशरूम के अंदर रखे जाएं तो ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, क्योंकि बाहर वो शू रखा हुआ आपके बेडरूम की लुक को ना बड़ा वो अजीब सा कर देता है, वियर्ड सा लग रहा होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने हार्पिक लगा के जो चीज़ें गंदी थी उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। बाद में मैं टाइल्स वगैरह को अच्छे से वॉश कर लूँगी। अगर आपका वॉशरूम क्लीन ही रहता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे घर की सफाई का अंदाज़ा ना हमारे घर के किचन से और वॉशरूम से होता है, क्योंकि ये दोनों जगह ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन छोटी सी बात कि वॉशरूम साफ़ करते हुए अगर आप हार्पिक का यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्लव्स लाजमी रखा करें। मैंने एक छोटी सी बास्केट बनाई होती है जिसमें मैंने अपने वॉशरूम क्लीनिंग की सारी चीज़ें रखी होती हैं और उसी में ही ग्लव्स जो हैं वो साफ़ सुथरे करके रखे होते हैं, क्योंकि हार्पिक का या कोई भी ये डिटर्जेंट वगैरह का इस्तेमाल ना आपके हाथों की स्किन को इतना सख्त कर देता है ना। तो यहाँ पे जी मेरा वॉशरूम सारा अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद जो मैंने क्लीनर बनाया होता है वही विनेगर वाला, उसकी हेल्प से मैं ये सारे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मिरर्स वगैरह, वैनिटी वगैरह को अगर आपके वॉशरूम में लगी है तो उसको ड्राई करके रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों के वॉशरूम्स ऐसे देखे हैं, शुरू में जब नए नए बनते हैं बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन पानी का इतना बेदरेग इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल केयर नहीं की जाती, ड्राई करके नहीं रखा जाता। उनके वैनिटी के दरवाजे उखड़े होते हैं, लॉक्स ख़राब हुए होते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वॉशरूम को बने हुए काफ़ी अरसा हो गया है, ये अभी भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और न्यू का न्यू लगता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन छोटी सी टिप कि अगर आप हार्पिक यूज़ करते हैं ना या कोई भी एसिड या कोई भी स्वीप वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर आपके वॉशरूम में स्टील की टैप्स हैं तो कभी भी उन पर अप्लाई ना करें, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने काला तेल बनाया था, काले तेल वाला लिक्विड बनाया था, वो जो है ना वही यूज़ करती हूँ मैं स्टील की टैप साफ़ करने के लिए, और बिल्कुल न्यू लगती हैं, कोई भी रस्ट नहीं रहता उस पर। और जहाँ तक बात है जी मशीन की प्राइस क्या है, ये मशीन थी जी 1,05,000 की और मुझे मिली है 80,000 की। अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे इस पे मिला है। अच्छा, और एक बहुत कंसीडरेबल बात थी इस मशीन को लेते हुए कि अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, पीला पानी आता है या बाज़ दफ़ा बहुत हार्ड है, उसके निशान पड़ जाते हैं या नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, तो इस मशीन को लगवाने से पहले आप इसके साथ एक फ़िल्टर भी अटैच कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ये परचेज़ ना एक वाइज डिसीजन है और बजट फ्रेंडली भी है। बजट फ्रेंडली किस तरह से है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने हेल्पर रखी हुई थी जिससे मैं कपड़े वॉश भी करवाती थी और प्रेस भी करवाती थी, और सिर्फ वो जो घर पहनने वाले हैं वही प्रेस करती थी। जो कलफ वाले कपड़े हैं जो मेरे हस्बैंड के, वो धोबी के पास ही जाते हैं हमेशा से, तो उसको मैं 5,500 या तकरीबन 6,000 उसको पे मैं कर रही थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें साल के अंदर मेरी इस मशीन की प्राइस पूरी हो जाएगी कि मुझे अब वॉश करने के लिए कोई हेल्पर नहीं चाहिए। डेली मैं सुबह नमाज के बाद ब्रेकफास्ट से पहले एक लोड लगाती हूँ, और रात के टाइम या शाम के टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो जो एक सूट सबका धुला होता है मैं उसको प्रेस करके रख लेती हूँ। इतना ईजी और क्विक काम हो गया है ना। अच्छा, पहले ज़माने में ना कपड़े धोना एक मुकम्मल दिन का मुशक्क़त भरा काम होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने ना हर काम को इजी बना दिया है। तो ये है जी शाम का टाइम थोड़ा सा रिलैक्सिंग, थोड़ा सा फ्री होता है। तो मैंने यहाँ पे तो कुछ स्नैक्स बनाए थे बच्चों की फरमाइश पे, और साथ ही मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। उसके बाद जी मैं फ्री थी और रात को बैठ के ना मैंने ये सारे कपड़े जितने भी प्रेस किए हुए थे इनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, जो हैंग करने वाले होंगे वो हैंग कर लूँगी। अच्छा, कपड़े प्रेस करते हुए ना मैं कभी भी दरमियान में रुक के वो फ़ोल्ड नहीं करती, मुझे लगता है इस तरह से मेरी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो पहले ही मुझे प्रेस करने का काम बड़ा बोरिंग लग रहा होता है, अगर दरमियान में मैं रुक के फ़ोल्ड करूँगी, ये हैंग करने जाऊँगी ना तो मैं और ज़्यादा डिले करती जाऊँगी काम को।
तो यहाँ साथ ही मैं हिबा की हेल्प भी ले रही थी, उनको हैंग करके दे रही थी। वो वार्डरोब में जो है वो हैंग करते आ रहे थे। अच्छा, बच्चों को छोटे छोटे काम दे दिए जाए ना, एक तो उनकी मूवमेंट रहती है और उनको काम की भी आदत होती है। अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी तक गर्मी नहीं जा रही। रात को मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है, ये है कि एसी वगैरह बंद हो चुके हैं, पंखे में अच्छा फील होता है। लेकिन दोपहर के टाइम अभी भी लॉन पहनी जा रही है। एक दो मैंने कैम्ब्रिक के भी सूट निकाले थे लेकिन उनमें भी दोपहर के टाइम थोड़ी सी गर्मी फील होती है। हर दफ़ा मैं जब भी वॉश करती हूँ मुझे लगता है इस दफ़ा जो है लास्ट वॉश है लॉन के कपड़ों का। यहाँ पे मैंने सारे जो हैं वो कपड़े प्रेस वाले संभाल के रख लिए थे। अब मैं अकॉर्डिंगली हर एक की वार्डरोब में उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। मुझे लगता है कपड़े प्रेस करके रखने से एक तो आपकी वार्डरोब ऑर्गेनाइज रहती हैं और स्पेस सेविंग बड़ी होती हैं। उसके बाद जी ये है जी रात का टाइम, सारे कामों से फ्री होने के बाद यहाँ मैं बना रही थी कैरामल योगर्ट। अच्छा, थोड़े से 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शुगर डाली है। उसका कैरामल बना के ना मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कैरामल जितनी भी बनी हुई है वो इसमें मिक्स हो जाए। और जिस तरह हम दही को जाग लगाते हैं ना, उतना ही दही डाल के उसमें ये दूध डाल के थोड़ा सा ठंडा दूध मैंने मिक्स कर लिया ताकि नीम गर्म हो जाए। और इसको मिक्स करके मैं इसको जमने के लिए रख दूँगी। इतना मज़े का हल्का मीठा सा योगर्ट बनता है ना, जिस तरह का हम नेस्ले का लेते हैं ना, जैसे हल्का मीठा सा होता है और खाने में बड़ा मज़े का लग रहा होता है, ये उस तरह का बनता है। उसके अलावा मैंने सादा एक जो खट्टे वाला दही होता है नॉर्मल मीठे के बगैर, वो जमने के लिए रख दिया था। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।